अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्बिक फोर्स कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आप लोग जानते हो कि इस यूनिवर्स में मेनली 4 तरह का ही फोर्स है। उसका नाम भी पता हो आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। कोई भी फोर्स हो इस यूनिवर्स में इसी 4 में से किसी एक कैटेगरी में होगा। तो उसी तरीके से आपका जो कूलम्बिक फोर्स है वह भी 4 फंडामेंटल जो फोर्स है इस नेचर में उसमें एक है। इसलिए मैंने लिखा 1 ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, माने एक फोर्स है फंडामेंटल फोर्स में से जो कूलम्बिक। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज की वजह से फोर्स एराइज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और कूलम्बिक फोर्स तो चार्ज की वजह से होता है, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ये जो है 4 फंडामेंटल फोर्स में से एक है। एक बात और ऐसी जानकारी के लिए रफली कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, कभी कभी इसको न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अगर जो है मैग्नीट्यूड बाई अगर रफली बात किया जाए तो अगर ए अगर जो है 1 न्यूटन है समझने के लिए, तो ए जो आपको हो 10⁻37, देखो कितना बड़ा है ये 1×10⁻37 ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपका खासकर इलेक्ट्रो कूलम्बिक फोर्स है वो 10⁻37, और इससे भी स्ट्रॉन्ग कौन सा है 10⁻39 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखो कितना ज्यादा है, इससे 100 टाइम्स ज्यादा है लगभग में। और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻24। तो रफली आइडिया होना चाहिए। इससे एक चीज क्लियर हुआ कि सबसे कम मैग्नीट्यूड का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत कम, और उसके बाद ज्यादा थोड़ा हो जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स का, और फिर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सबसे ज्यादा अगर लगता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप लोग आगे देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इसी फोर्स की वजह से है। तो ये सब आपको ध्यान रखने के लिए बताया गया है। लेकिन ध्यान रखें ये 2 फोर्स जो है ना लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज मतलब क्या हुआ कि अगर जो है ये मास की वजह से होता है, ये चार्ज की वजह से होता है, तो मास या चार्ज दूर भी रहे, काफी दूर रहे, तब भी ये फोर्स लग जाता है। आप लोग जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ यहां है और सन बहुत दूर है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उसी से यह कूलम्बिक फोर्स की बात करते हैं तो अगर बड़ा अमाउंट का चार्ज रहे तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज में रहे तब भी लग सकता है, तो बहुत दूर रहने पर भी लग जाता है, इसलिए बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ये दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, कौन कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, स्ट्रांग हो या वीक हो, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स माने बहुत कम डिस्टेंस रहेगा। फर्मी, 1 फर्मी इक्वल टू आपको पता होना चाहिए 1 फर्मी, या इसको फेम्टोमीटर भी कहते हैं, जो 10⁻⁻15 मीटर होता है, बहुत कम न्यूक्लियस के अंदर ही डिस्टेंस पाया जाता है। जब इतना कम डिस्टेंस पे होगा तभी ये लगेगा, शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो जानकारी के लिए है। तो आपको सेकेंड प्रॉपर्टी आ गया, कूलम्बिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि कूलम्ब फोर्स जो है आपका वो लगता है फेम्टोमीटर से किलोमीटर तक लग सकता है, इसलिए जो है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे बाबू कि अगर डिस्टेंस 1 फर्मी से कम हो जाए, 1 फर्मी से क्या हो जाए, कम हो जाए, डिस्टेंस 1 फर्मी से कम हो जाए, तो वहां पर जो है ना आपको जो है ये फोर्स तो लगेगा, लेकिन जो है वहां पे कौन डोमिनेट कर जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कूलम्बिक फोर्स पे। तो इसलिए जो है कि अगर जो है डिस्टेंस 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी से कम हो जाएगा, तो वहां पर जो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव नेचर हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है, ये बाद में देखिएगा इसके बारे में। लेकिन जो ये यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है आपका डोमिनेट कर जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और किससे, कूलम्बिक फोर्स से। तो ये ध्यान रखने की बात है, मतलब कि फर्मी फेम्टोमीटर से किलोमीटर तक लगता है कूलम्बिक फोर्स। और जो है आपको देखिए यहां से कि ये इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है, इसका है 10⁻37, मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा होता है। देखो ये बहुत ही ज्यादा होता है, ये बड़ा कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसलिए जरूरत पड़ने पर बहुत बार अगर 2
पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और दो पार्टिकल के बीच में कूलम्बिक फोर्स भी लग रहा है, तो वहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, समटाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लेक्टेड बिफोर टू कूलम्बिक फोर्स। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड आपका बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, नीचे में डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। तो कूलम्बिक फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे करता है। आप लोग जानते होंगे कि दो जो है ना मास, पॉइंट मास है, इसके बीच में भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है अट्रैक्टिव इन नेचर होता है बाबू, ऑलवेज एफ। तो यह भी होता है कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यह भी जो है ना इनवर्स स्क्वायर रूल को भी करता है, इसी की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे में आर स्क्वायर होने की वजह से। तो इनवर्स स्क्वायर रूल को भी करता है ना। ध्यान रखेंगे, अगर ग्राफ खींचना हो तो देखो, ग्राफ खींचना हो तो ए कांस्टेंट है, अगर चार्ज भी कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, तो ए क्या हो गया यहां पर कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ग्राफ जो होगा नीचे में वेरिएबल है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो कभी कभी बोर्ड में ये भी सवाल होता है, ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इनवर्स स्क्वायर रूल को भी करता है। और कूलम्बिक जो फोर्स है ना वो 2 पॉइंट चार्ज इंटरेक्शन है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी करता है। मैंने डिटेल से बताया इसके बारे में। तो एक कूलम्बिक फोर्स जो है आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी करता है। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल्स बताया गया है। साथ ही साथ एक कंजर्वेटिव इन नेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंजर्वेटिव इन नेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कंजर्वेटिव फोर्स हो गया कूलम्बिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, आप लोग वर्क ऑफ एनर्जी में पढ़े होंगे कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे। अगर आप किसी चीज को ऐसे लेके जाएं तो मान लेते वर्क डन W1 हुआ, पाथ 1 है, ऐसे ले गए तब कूलम्बिक फोर्स वर्क डन जो है सेकेंड पाथ ले गए तो ये W2 वर्क डन हुआ है। अगर ऐसे लेके गए तो पार्ट थर्ड से लेके गए कोई चीज को, तो कूलम्बिक फोर्स चार्ज के द्वारा जो वर्क डन हुआ है बाबू W3 हुआ है ना। जबकि जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। तो ऐसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, किस पे डिपेंड नहीं करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करे, तो कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। माने कि ये जो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा ना वो W1 बराबर क्या होगा, W2 बराबर W3 सब बराबर होगा। एक कंजर्वेटिव फोर्स है, किसी भी पार्टिकल को इस तरह से लेके जाए, इस पास से लेके जाए, इस पास से लेके जाए, इस पास से लेके जाए, हमेशा वर्क डन क्या होगा, सेम। ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ये जो है वर्क डन बाई, से क्या समझ में आया कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इट इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है, इसमें डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ्स टेकन बाय द पार्टिकल। ये पाथ पे जो डिपेंड जो है नहीं करता है। एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाबू, है ना, कि एक राउंड ट्रिप में वर्क डन, राउंड ट्रिप में क्या हुआ जो समझे, जहां शुरू किए अगर यही आ जाए क्लोज पाथ में, जिसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। ये नहीं कि सर्कुलर होना जरूरी है, क्लोज होना जरूरी है। जिसको बोलते इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए ना, चाहे किसी ढंग से लेके आओ, यहां से गया ऐसे और फिर आ गया ऐसे, तब भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या आ जाए बाबू, सेम। तो बोल देंगे राउंड ट्रिप। तो राउंड ट्रिप में वर्क डन ऑलवेज 0 होता है, किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। तो सेकेंड ध्यान रखिए कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज ऑलवेज 0। ध्यान रखेंगे। बहुत बार आपको सवाल इस तरह से दे देता है कि कोई एक चार्ज यहां फिक्स्ड है, कोई दूसरा चार्ज को
इस तरह से लाया गया सर्कुलर पाथ पे। तो बताओ कि ये दोनों के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स लगेगा उसके द्वारा जो है सर्कुलर पाथ एक रिवोल्यूशन ले जाने में कितना वर्क डन होगा? जवाब देना है 0, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, क्लोज पाथ हो गया, राउंड ट्रिप हो गया, वर्क डन 0 होगा। इस तरह से सवाल पूछ देता है इसके अंदर। अब और भी चीजें इसमें ध्यान रखिए, क्योंकि रिवीजन करवा देता हूं, इसका आगे जरूरत पड़ेगा। इसी में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि कंजर्वेटिव फोर्स है ये, तो इसलिए यहां पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा, आपको पता होगा। इसलिए हम आगे पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये शब्द इसलिए डिफाइन हुआ क्योंकि कूलम्बिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कहेंगे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कूलम्बिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। एक पॉइंट और है, इसे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे, तो वो यह है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स हो। बहुत सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, और बहुत कम डिफॉर्मेशन हो तो आपको बताया गया था इलास्टिक फोर्स, जो है आप लोग पढ़ाया गया था इलास्टिसिटी में। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो है हमेशा होता है UI माइनस UF, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए आगे बहुत सारे सवालों में यूज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है बाबू, है ना। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कौन फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसलिए मैं UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, U माने हो गया पोटेंशियल एनर्जी, भाई इतनी जान ले, I माने इनिशियल, F माने फाइनल। तो ये जो है आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में इतनी बातें जानना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पहली बात, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, ये सब बिल्कुल हटा जाना चाहिए आपको। राउंड ट्रिप पे वर्क डन 0 होगा, इसको यूज भी करना है धीरे धीरे। पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी यहाँ पर, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन UI माइनस UF होगा। और स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स विदिन जो है आपका क्या कहते हैं स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए, जिसको विदिन इलास्टिक लिमिट कहा जाता है, आगे देखिएगा आपको, है ना। तो उसके लिए जो है हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक फोर्स। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बाबू कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q2 है, R डिस्टेंस पे है। तो जानते हैं ए वाला इस पे फोर्स लगाएगा, इसको बोल दिया फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन 2 बाई 1 लिखने आ गया आपको। ए वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाई सेकेंड चार्ज। तो 2 फोर्स लग गया बाबू। अब जो है देखो कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। मान लिख सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज बराबर निगेटिव हो जाएगा इसके, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, जानते हैं आप लोग। तो इसको ऐसे लेके जाओ तो 0 बन जाएगा ये वाला। तो इस पर देखो बाबू, इस पे अकेला फोर्स है, इस पर भी अकेला फोर्स है, लेकिन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, सिस्टम की बात। फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, हम दोनों के सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। तो सिस्टम पे जो है 2 फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट 0 होगा, आप तो इसे जान रहे हैं। तो नेट फोर्स 0 हो गया सिस्टम पर। और आप जानते हैं कि अगर नेट फोर्स 0 हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का कंजर्व रहता है। किसी भी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। तो अब आप समझ में आ गया कि अगर आपके पास कहीं भी 2 पार्टिकल का सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आपस में फोर्स लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर, रिजल्टेंट 0 है,
है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, तो लीनियर मोमेंटम यहाँ पे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो जो पढ़ने पे कठिन कठिन सवाल में यहाँ पे बहुत सिंपल सिचुएशन दे रहे हैं हम, लेकिन आगे जब सवाल कठिन आएगा तो ये सब का यूज होगा कि कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम वगैरह का। तो इसलिए मैंने ध्यान दिलाया कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या करना है, कंजर्व। यहाँ पे सिस्टम के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। अब देखिए सवाल कैसे देता है। एक चीज और जानते थे, आपको सेंटर मास में पढ़ाया गया है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन जीरो होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। तो एक तो चीज समझे यहां से कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। एक बात तो समझे। दूसरी बात ध्यान रखना है सब बातों को कि इफ जो है क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए ना तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन जीरो हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास एक्सलेरेशन जीरो हो जाएगा मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि दो बातें मैंने सिखाया। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो माने लीनियर मोमेंटम कंजर्व, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो माने सेंटर मास का एक्सलेरेशन जीरो, सेंटर मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बाबू, जीरो नहीं, सॉरी कांस्टेंट। एक्सलेरेशन जीरो माने वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इस तरह से जो है तो आपका जो है ना कि अब सवाल पे आते हैं। करे कि दो चार्ज है रेस्ट में, ए भी दोनों क्या है, रेस्ट में है। दो चार्ज क्या है, रेस्ट में है और रिलीज कर रहे हैं इसको रेस्ट में, माने ए भी रेस्ट में है, ए भी रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है और छोड़ दिए तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और आगे मूव करेगा। तो करा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एट टाइम टी। तो शुरू में तो रेस्ट में था, रिलीज किया, जा रहा है, रिपेल होकर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा टाइम टी पे। बहुत बार सवाल में पूछ देगा आपको। तो ध्यान देंगे बाबू कि अगर हम इस दोनों के सिस्टम की बात करते हैं तो ए वाला इस पे फोर्स लगाया, ए वाला इस पे फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स जीरो। और नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन जीरो, और सेंटर मास का एक्सलेरेशन जीरो माने सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट माने क्या हो गया, मतलब हो गया कि इनिशियल सेंटर मास का वेलोसिटी बराबर होगा फाइनल सेंटर मास का वेलोसिटी। ये सब सेंटर मास के कॉन्सेप्ट से आपको ध्यान रिवीजन करवा रहा हूं। सवाल भी देखिए। अब देखते हैं इनिशियली सेंटर मास क्या होगा। इनिशियली सेंटर मास का वेलोसिटी आप लोग जानते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखो बाबू यह भी रेस्ट में, यह भी रेस्ट में, तो जीरो जीरो रखो तो जीरो बन जाएगा। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है तो किसी भी टाइम पे सेंटर मास का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसीलिए सेंटर मास का वेलोसिटी एट एनी टाइम टी बराबर जीरो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। पहली बात क्या सीखे, सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सेंटर मास का एक्सलेरेशन जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स का संबंध सेंटर ऑफ मास के एक्सलेरेशन से होता है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन जीरो हो गया। एक्सलेरेशन जीरो माने वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन किसका, सेंटर ऑफ मास का। कांस्टेंट माने हो गया इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी। तो सेंटर मास का इनिशियल वेलोसिटी बराबर सेंटर मास का फाइनल वेलोसिटी। शुरू में इनिशियली ए भी रेस्ट में, ए भी रेस्ट में, तो सेंटर मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो जीरो जीरो पुट करो जीरो आ जाएगा, तो जीरो हो गया यहाँ पर। तो इनिशियली जीरो तो फाइनली भी जीरो, हमेशा जीरो। तो इसे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी किसी टाइम पे जीरो होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते रहता है सवाल में, है ना। अब इस पे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है बाबू कि पार्टिकल बी का वेलोसिटी बताएं उस समय जब ए का वेलोसिटी कितना हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड। समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये ए है, इसका जो है मास 2m है और चार्ज q1 है। आई हमारा यहां पे बी था, इसका मास m है और चार्ज q2 है। शुरू में रेस्ट में है बाबू, शुरू में रेस्ट में है, रेस्ट में है। अब रेस्ट में छोड़े हैं तो किधर जाएगा, जिधर फोर्स लगेगा तो प्लस प्लस चार्ज रिपेल करेगा, तो इधर जाएगा और इधर जाएगा।
तो ये ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाएगा तो फोर्स लग रहा है इस पर, एक्शन होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, तो वेलोसिटी आएगा, इसको भी वेलोसिटी आएगा, तो इसको भी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगा, इसको कुछ न कुछ वेलोसिटी होगा। किसी समय हमने देखा ए को, तो ए का वेलोसिटी जो है, ये तो आ गया यहाँ पे, मान लीजिए आ गया, ए आ गया यहाँ पर, तो ए का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, किसी समय देखा तो ए का वेलोसिटी है। तो कह रहा है क्या कि आपको बी का वेलोसिटी बताओ। उस समय ये बी यहाँ पे मान लेते आ गया, तो बी का वेलोसिटी क्या है जो बताओ, ये तो कह रहा है, तो कैसे बनाएंगे? तो फिर जो दोनों का सिस्टम देखते हैं, और दोनों के सिस्टम की अगर बात करेंगे तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बाबू, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो हेयर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, जीरो है ना, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है तो मोमेंटम से रिलेशन है इसका, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखते हैं, शुरू में मोमेंटम सिस्टम का देखते हैं इनिशियल मोमेंटम, तो इसका क्या है? रेस्ट में है ना, शुरू में रेस्ट में है, रेस्ट रिलीज की, ये भी क्या है हमारा? रेस्ट में। तो क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, इसका ये मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम जो है हमारा ये हो गया बराबर फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम लिखते हैं, इसका जो है मास कितना बाबू? इसका मास है हमारा 2m गुना वेलोसिटी, इधर ने है, अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो तो प्लस 10 प्लस, अब इसका लिखते हैं मास इसका कितना बाबू? m है, तो m इंटू जो निकालना अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से मैं सोल्व करता हूं। ये इनिशियल मोमेंटम लिखा, किसका लिखा? सिस्टम का। तो सिस्टम में दो है, तो इसका भी मोमेंटम लिखेंगे और इसका भी मोमेंटम लिखेंगे। ये रेस्ट में है तो जीरो, ये भी जीरो बराबर, तो ये क्या होगा? जीरो बराबर हो जाएगा 20m प्लस m VB, इसीलिए VB बराबर हो जाएगा -20m बाई m, मान m से m कट जाएगा तो -20। माइनस साइन क्या बताएगा? तो माइनस साइन बताएगा डायरेक्शन। माइनस साइन क्या बताता है? वेक्टर में माइनस साइन क्या बताता है बाबू? डायरेक्शन। तो माइनस डायरेक्शन बता दिया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 20। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो बी का जो वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगा? इसका इधर है तो उसका उल्टा, तो पॉइंट होगा, इधर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे आपको लगाने आना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप लोग देखिए कि 2 पॉइंट चार्ज के जो सिस्टम है ना, तो उस पर हम कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज सेंट्रल फोर्स, एक कूलम्बिक फोर्स जो है वह सेंट्रल फोर्स है। इसका मतलब क्या हो बाबू? मान लीजिए एक चार्ज है Q, ये चार्ज है Q1, तो ये लाइक चार्ज रिपेल करेगा, तो हमेशा मिलाने वाली लाइन निकलूंगा, रिपेल करेगा। बहुत बार बता रहा हूं, शुरू से बता रहा हूं, है ना। क्वेश्चन से ए माने कि चार्ज Q है, ये -Q2 चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मिलाने वाली लाइन निकलूंगा। मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन जो लगेगा मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग, इसी बात को बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। तो भी लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, इसी को कहते हैं सेंट्रल फोर्स है। तो कहिए ठीक है सर, ये तो सेंट्रल फोर्स हम जान गए, तो इसका फायदा क्या है? इतना इंपॉर्टेंट क्यों? इतना इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट। देखो समझो, इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में कैसे होगा मैं सिखाऊंगा अभी आपको। देखो जी, आप जानते हो टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। अब सब समझने की कोशिश करते हैं। मान ले कि इस चार्ज पे मैं फोर्स देखना चाहता हूं, ये फिक्स्ड है, तो रिपेल करेगा, तो फोर्स इधर लग गया, मिलाने वाला निकल लूंगा, तो ये जब लग गया और जो है इसको जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं सोर्स चार्ज नाम दे दिया सोर्स चार्ज। जो फोर्स लगा रहा है उसका नाम क्या दे दिया हमने? सोर्स चार्ज। और जिसपे फोर्स निकाल रहे हैं ना उसका नाम दिया टेस्ट चार्ज, ऐसे नाम दे दिया। बताइए कौन चार्ज हुआ? टेस्ट चार्ज। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे जो फोर्स है प्लस प्लस रिपेल करेगा,
यहां पे मैं इस पे फोर्स देख रहा हूं, जिस पे फोर्स का नाम हो गया टेस्ट चार्ज, इसके वजह से देख रहा हूं तो ये हो गया सोर्स चार्ज। अब देखने की कोशिश करते हैं। अब टॉर्क बनाओ, एक फॉर्मूला जानते हैं आर क्रॉस एफ। तो फोर्स तो इस पर जो है इधर लग गया बाबू। अब जो इसके अबाउट सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में थी, आर तो हमारा यही नहीं बनेगा, तो ये आर बना किसका, टेस्ट चार्ज का, किसके रिस्पेक्ट में, सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो ये आर है, एफ इधर है, बीच का एंगल 0, तो थीटा यहां 0 हो गया दोनों बीच के एंगल। अगर इसकी बात करता हूं तो टेस्ट चार्ज ये है, आई सोर्स चार्ज है, तो अब इसके अबाउट इसका पोजीशन वेक्टर देखते हैं। तो ये आर हमारा ऐसे बन जाएगा, आर ऐसे एरो है, एफ ऐसे है, तो बीच के एंगल 180 हो गया। आर ऐसे है यहां पर इस केस में, और एफ है हमारा ऐसे है, F2, तो बीच के एंगल 180 हो गया आर एफ के बीच में। तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो अब इसका टॉर्क का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड बाय जानेंगे, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। थीटा अगर 0 या 180 हो जाए तो ए साइन 0 0, तो 0 तो टॉर्क 0, और 180 हो जाएगा तो साइन 180 भी 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो टॉर्क 0। मतलब क्या, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो या 180 हो तो टॉर्क 0 होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया, क्योंकि सेंट्रल फोर्स मिलाने में लाइन के लोग लगेगा, तो ऐसे लगेगा या तो ऐसे लगेगा, तो ये आर एफ के बीच का एंगल या तो 0 होगा या तो 180 होगा। और जब ऐसा होगा तो ये जो है टॉर्क ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स का जो टॉर्क है किस पर, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क जो है किसके अबाउट, सोर्स चार्ज के अबाउट ऑलवेज 0 होगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने पढ़ाया था कुछ देर पहले, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, समझे ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो उसी यहां पर नेट टॉर्क 0 हो गया किस पर, टेस्ट चार्ज पर, किसके अबाउट, सोर्स चार्ज के अबाउट, क्योंकि टॉर्क आर क्रॉस एफ, आर और एफ के बीच का एंगल या तो 0 होगा या तो 180 होगा। तो इसलिए जो है नेट टॉर्क 0 हुआ तो एंगुलर मोमेंटम जो है टेस्ट चार्ज का किसके अबाउट, सोर्स चार्ज के अबाउट कंजर्व्ड रहेगा। हिंट भी कर दिया, नेट टॉर्क का फॉर्मूला होता है बाबू dl बाई dt, dl बाई dt। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, टाउ क्या है, टॉर्क, तो नेट टॉर्क बराबर dl बाई dt, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप पढ़ते थे ना, नेट फोर्स बराबर, नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर dp बाई dt, फोर्स के जगह पे टॉर्क है, अब p लीनियर मोमेंटम जगह पे एंगुलर मोमेंटम है, तो टॉर्क बराबर dl बाई dt। जानिए आप लोग। तो अगर नेट टॉर्क 0 हो गया इस केस में सेंट्रल फोर्स होने के वजह से, तो 0 बन गया, तो 0 बराबर dl बाई dt। तो आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो एल तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो एल तो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट माने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं बाप इसको, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि ये जो है सेंट्रल फोर्स है, बस इतना बोल के छोड़ देते हैं और बहुत ज्यादा इसको लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन इस पर सवाल होता है बाबू कंपटीशन में। तो ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब हो गया कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है मिलाने वाली लाइन के लंग होगा। जब मिलाने वाली लाइन के लंग होगा तो होगा क्या भाई, न्यूमेरिकली क्या होने वाला है। तो अब जो क्या है कि जो ये फोर्स लगा रहा है इसको सोर्स चार्ज बोल दिया, जिस पे लग रहा है इसको टेस्ट चार्ज बोल दिया, तो इसका टॉर्क देखना चाह रहा है, इस फोर्स का टॉर्क, टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा उसका टॉर्क सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो आर और एफ के बीच एंगल 0, यहाँ पे आर ऐसे एफ ऐसे, तो 180। तो अगर थीटा 0 हो या 180 हो तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है, तो टॉर्क 0 हो गया। और टॉर्क 0 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप ध्यान रखेंगे, टेस्ट चार्ज का एंगुलर मोमेंटम सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। उसी ढंग से आप लोगों को रोटेशनल में पढ़ाया जाएगा, या जानते होंगे, पढ़े होंगे कि सन के चारों ओर अर्थ घूमती है ना, सन के चारों ओर अर्थ घूमती है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क 0 होगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी अर्थ का एंगुलर मोमेंटम, अर्थ का एंगुलर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कंजर्व रहेगा। जहां भी टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, तो यहां भी रहेगा। इस पे एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए इस पे जो है न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है लेकिन लोग बना नहीं पाते हैं। रीजन क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं आ पाता उसके पास में। देखिए क्या है, एक क्यू चार्ज फिक्स्ड है,
यहां से r डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल है, मास m है, चार्ज 2q है। इसको जो है ना मिलान लाइन है, इसके साथ 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया गया v वेलोसिटी से। दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने लाइन के साथ 30 डिग्री पर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया है। इनिशियली यही सिचुएशन है, एक फिक्स्ड है, r डिस्टेंस कैपिटल R डिस्टेंस पे है, इसको वेलोसिटी देके फेंक दिया है 30 डिग्री मिलाने वाली लाइन के साथ में। अब कहते हैं कि ऐसे फेंक दिया है तो ये जो है प्लस है, प्लस है, रिपेल करेगा, इसका कुछ पाथ होगा, अपना पाथ होगा, तो कभी कभी इसके साथ उसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ये कह रहा है फाइंड मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, इस दोनों चार्ज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताओ, मिनिमम है ना। इफ अब क्या है जो देखो सर्च किया दिया हुआ, मिनिमम डिस्टेंस तो बताना आपको है, लेकिन इस इंस्टेंट पर, इस समय जब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है ना वो बिकम्स 1/√3 टाइम्स द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है। जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी v है ना, इसका 1/√3 टाइम्स हो जाता है। अब ग्रेविटी नहीं मानना है, इसको बनाना है। अब कैसे बनाए, तो यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए पहले से, मैं थोड़ा बता देता हूं शॉर्ट में ही, है ना। पहली बात है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, है ना। मेन फॉर्मूला था r क्रॉस p। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो जाएगा आर पी साइन थीटा, अब p और m भी होता है बाबू, तो एम वी साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं एक लाइन में एम वी आर साइन थीटा। ये फॉर्मूला पहले आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का। दूसरी बात, आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ाया गया होगा, आप लोग जानते हैं, है ना, कि जो मिनिमम सेपरेशन जब हो या मैक्सिमम सेपरेशन हो, एट मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन, मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। एट मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन जो है आप जान लीजिए पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मोमेंटम होता है, या कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वही आपका मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, आप जानते हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये जो है कंडीशन होता है। तो आप लोग अब जान गए कि जब मिनिमम सेपरेशन होगा या मैक्सिमम सेपरेशन, वहां पे r पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, या जो है पोजीशन वेक्टर मोमेंटम पर परपेंडिकुलर होगा। अगर ये दो बात जानते हैं तो ये सवाल बन जाएगा आपसे। देखो अब कैसे कैसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये हमारा q फिक्स चार्ज है और ये हमारा पार्टिकल है, इसको हमने ऐसे फेंक दिया तो रिपेल करेगा, तो ये इसी से जाएगा, इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा। अब देखो अगर पाथ इस तरह से होगा तो कहीं ना कहीं तो हमारा ये मिनिमम डिस्टेंस लग रहा है, ये वाला फिर तो बढ़ रहा है डिस्टेंस, ये तो फिक्स्ड है, ये तो मूव कर रहा है। तो यहां पे जो वेलोसिटी, जो ए रेडियस वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, मान लीजिए इसे पास जा रहा है, पाथ है मान लीजिए। तो जब मिनिमम सेपरेशन जहां होगा वहां पर रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा एट आर मिनिमम, ये ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम पर भी सेम बातें होंगी, ये आपको डिटेल से चर्चा रिलेटिव वेलोसिटी में किया गया है। इसके बारे में अगर मैं अभी चर्चा करूं तो फिर 15 मिनट और समय लगेगा, तो ध्यान दें। तो अब यहां पे चूंकि सेंट्रल फोर्स है, जो यहां पे कौन फोर्स लग रहा है, इस पे सिर्फ जो है इस चार्ज पार्टिकल पर कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। अब कूलम्बिक फोर्स कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स होने का फायदा क्या होगा कि टेस्ट चार्ज का जो टॉर्क है, टेस्ट चार्ज पे जो टॉर्क लगेगा सोर्स के रिस्पेक्ट में 0 होगा। उसका फायदा क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कहेंगे यहां पर कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ टेस्ट चार्ज, मैंने ए वाला चार्ज जो मूव कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है बाबू, ये तो फिक्स नहीं, फोर्स लगा रहा है, ये सोर्स चार्ज हुआ, तो ऑफ टेस्ट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसा क्यों किए कहे आप, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है।
तो अब जो है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया बाबू, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला है एम वी आर साइन थीटा, है ना। तो इनिशियल लिखेंगे यही बात लिखेंगे फाइनल, एम वी आर साइन थीटा फाइनल। अब रखते हैं मास एम है बाबू, तो एम लिख दिया। वेलोसिटी इनिशियली v है बाबू, तो v लिख दिया। r पोजीशन वेक्टर की लंबाई है, तो ये तो हमारा इनिशियली a है, कैपिटल R है, तो कैपिटल R लिखा गया। मैग्नीट्यूड बाई साइन बीच का एंगल r और v के बीच का एंगल, तो r तो हमारा जो है यहां से ऐसे हो जाएगा, एरो ऐसे जाएगा, ये v ऐसे है, टेल ले जाए तो छोटा एंगल ये वाला 150 डिग्री हो जाएगा बाबू। ये 30 है तो 150 हो जाएगा ये वाला, तो साइन 150 इनिशियली लिखा गया। अब फाइनली लिखते हैं, फाइनली यहां पे फाइनली, तो क्या है एम तो मास सेम रहेगा बाबू। कर आपको वेलोसिटी जो है उस इंस्टेंट पे लिख दिया है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी का 1/√3, तो यहां पे वेलोसिटी जो होगा प्रोजेक्टेड का 1/√3, तो प्रोजेक्टेड का वेलोसिटी v है तो इसका 1/√3 हो गया, तो 1/√3 v हो जाएगा एम v। अब r निकालना था, r जो यहां पे जो है मिनिमम जो है सेपरेशन है ना, तो यहां पे r मिनिमम ही तो निकालना है। और ये साइन थीटा इसी को अपने मन से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जानना है मिनिमम या मैक्सिमम सेपरेशन निकालना, उस केस में r और v के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है बाबू, तभी पॉसिबल है। तो ये जो थीटा जो हमारा जो है क्या हो जाएगा बाबू 90 डिग्री, अपने मन से लिखेंगे इसको। अब इसको जब ऐसा हो गया बाबू तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिखो m v r साइन 150 डिग्री, साइन 30 के बराबर होगा, और साइन 30 होता है 1/2 बराबर हो जाएगा एम वी √3 r मिनिमम, और साइन 91 होगा बाबू, एम वी कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे r मिनिमम बराबर √3/2r। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सवाल इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, छोटा बना ये नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं जाना बनेगा ही नहीं, सवाल बहुत परेशानी से बनेगा। इस तरह से जो है आप लोगों ने देखा सेंट्रल फोर्स को हम किस तरह से न्यूमेरिकल में यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्बिक फोर्स के बारे में जान गए, और उसका न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं वो आप सीखिए। इसमें जो तीन जो बड़ा इंपॉर्टेंट था जहां पे न्यूमेरिकल में यूज आएगा आपका, पहला तो आपको तो पहले पढ़ा ही दिए थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो वो तो सिखा ही दिए थे, तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड कंजर्वेटिव फोर्स है बाबू, तो कंजर्वेटिव फोर्स का पूरा प्रॉपर्टी यूज करना न्यूमेरिकल्स में काफी यूज आएगा। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखेंगे UI - VF। काफी इसका न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं पोटेंशियल एनर्जी में। फिर जो है इसमें सिखाया आपको कि ये जो है हमारा सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स है तो फायदा क्या मिलेगा, टेस्ट चार्ज का एंगुलर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में, सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कंजर्व रहेगा। उसमें न्यूमेरिकल्स देखे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे, मिनिमम सेपरेशन या मैक्सिमम सेपरेशन के केस में पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये ऑलवेज ध्यान रखेंगे। इसके बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन रिलेटिव वेलोसिटी में दिया गया आप लोगों को, और आप लोग इसमें एक चीज और सीखिए आप लोग कि ये जो है 2.4 जगह जो है सिस्टम है, 2.4 का सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा 2.4 का कंजर्व रहेगा। और उससे रिलेटेड भी देखिए सब लोग सवाल न्यूमेरिकल से देखिए। अब इसका देखिए लिमिटेशन, तो कभी कभी पूछ देता है बोर्ड में, इसलिए बहुत है। पहली बात है क्या कि ये जो है कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस सेपरेशन लेस देन 1 फर्मी, क्योंकि यहां पे मैं लिखा दिया था आप लोगों को जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाता है, तो उसका इफेक्ट उस तरह से नहीं देखने को मिलता है। इसलिए जो है फर्मी से फेम्टोमीटर से किलोमीटर के रेंज तक ये वैलिड है, इसलिए ये लिमिटेशन के अंतर्गत आता है। दूसरा में है एप्लीकेबल, तो ये लिमिटेशन हो गया कि बस
कम डिस्टेंस के लिए नहीं है, बिल्कुल बहुत कम डिस्टेंस के लिए। दूसरा लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज तो लगा देंगे, लेकिन अगर एक्सटेंडेड चार्ज है तब भी वहां पे पॉइंट डिफरेंशियल में लेके बनाते हैं, वो तो ठीक है। इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मानिए एक पॉइंट चार्ज है Q1 बाबू, एक पॉइंट चार्ज आपका है Q2। अब बी का सेपरेशन मान लेते हैं R है, मान लेते हैं R है, तो इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मान लेते हैं F है, रिपेल करेगा तो F लगाया फोर्स, ये पॉइंट चार्ज है। अब समझें क्या है यहां पे कि अब यही जो पॉइंट चार्ज है ना बाबू, ये Q1 जो चार्ज है इसको एक स्फीयर पे दे दिया गया है, स्फीयर पे है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस R1 बोल दो, इस पे Q1 दे दिया चार्ज, ये पॉइंट चार्ज जो है Q1, अब Q1 चार्ज लेकिन स्फीयर पे दिया है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टर है तो चार्ज तो रहेगा सरफेस पर, ये तो जानते हैं आप लोग, सरफेस पर रहेगा। अब जो है यहां पे देखो, यहां पर भी जो है एक कंडक्टिंग स्फीयर है बाबू, इसका रेडियस में अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको R2 बोल दिया, इसका R1 बोल दिया, लेकिन चार्ज जो है इतने दिया, Q2 दिया है ना। इसमें भी जो चार्ज रहेगा वो सरफेस पर रहेगा, लेकिन मैंने पहले पढ़ाया था कि अगर आइसोलेटेड स्फीयर रहेगा, कंडक्टिंग स्फीयर आइसोलेटेड, किसी के प्रभाव में नहीं रहे, तो जो चार्ज देंगे ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली। लेकिन यहां पे जो चार्ज आपने जो दिया ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, क्योंकि ये स्फीयर तो है, कंडक्टर भी है, लेकिन ये नहीं होता तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, लेकिन ये तो है तो ये भी तो अपना इफेक्ट डालेगा। किसी और का प्रभाव ना हो तो कंडक्टिंग स्फीयर पे जो चार्ज होता है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यहां तो उसके प्रभाव है, तो यहां यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सरफेस पर रहेगा, कंडक्टर में सरफेस पर ही रहता है, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, यहां पर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा, किधर रहेगा, तो चूंकि ये लाइक चार्ज नहीं हो गया तो यूनिफॉर्म नहीं होकर के लाइक चार्ज रिपेल करेगा, और रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करेगा। तो ये जो ऐसे रिपेल करेगा तो रिपेल करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस, तो प्लस चार्ज जो है ना ये इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, माने ये सरफेस पे ज्यादा, इधर कम है, इस तरह से यहाँ पे रिपल्सन की वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाबू, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस तरह से। डिस्टेंस सेम मेंटेन किया सेंटर टू सेंटर। अब जो है जो चार्ज पॉइंट चार्ज है Q1 तो यहां भी उतने ही चार्ज दिया कंडक्टिंग स्फीयर पे, Q2 उतने ही दिया, दोनों बीच का डिस्टेंस स्मॉल r, यहां भी स्मॉल r ही रखा सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस। तो अगर फोर्स यहां F लग रहा है तो बहुत बड़ा सवाल पूछ देगा कि यहां पे फोर्स क्या लगेगा, F लगेगा कि F से कम लगेगा कि F से ज्यादा लगेगा, ऐसा पूछ देगा। तो अब यहां पे ध्यान देना है, तो यहां पे देखना क्या है कि चूंकि जैसे ही दोनों प्रभाव में आया तो यहां पे तो क्या है, पॉइंट चार्ज एक ही, यहीं पे चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, यहीं पे एकदम बिल्कुल सेंटर पे। अब यहां पे जो है चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली नहीं है, अगर यूनिफॉर्मली होता तो कसते कि इसका इफेक्ट सेंटर पे आता। तो कहने मतलब क्या है कि चूंकि ये रिपेल किया है तो ये इधर आ गया, मतलब कि इसको सेंटर ऑफ चार्ज समझने के लिए, सेंटर ऑफ चार्ज जो है यहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर पर नहीं, इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर की ओर, लेफ्ट की ओर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है न रह करके चार्ज यहां शिफ्ट हो गया, यहां पे ये डिस्टेंस हमारा आर है बाबू, ये आर है। तो चार्ज सेंटर ऑफ चार्ज जो Q1 इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि इधर आ गया सब चार्ज। उसी ढंग से यहां पे जो चार्ज है वो सेंटर यूनिफॉर्मली होता, सेंटर पे कर सकते थे, अब जो है सेंटर ऑफ चार्ज का यहां पे शिफ्ट हो गया, यहां पे हो गया, यहां पे, इसमें यहां पे हो गया मान लो, उसी ढंग से इसमें यहां पे हो गया। तो Q2 चार्ज को यहां पे मानेंगे हम, यहां पे मानेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि सेंटर ऑफ चार्ज इस केस में जो है शिफ्ट कर गया है, इसमें लेफ्ट उसमें राइट, तो इस तरह से इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गया है। तो हेयर इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्ज
ऑफ बोथ स्फीयर्स इंक्रीजेज। अब जो इंक्रीज जब हो गया तो अब जो इंटरेक्शन जो होगा ये प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो आप जो रिपेल जो करता है बाबू, अगर एफ डैश फोर्स से कर रहा है, मान लेते हैं अब कितना से कर रहा है, एफ डैश से, तब जानते हैं कि एफ बराबर जो होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है, चार्ज तो उतनी ही है, तो अब जो है इसलिए कह सकते हैं के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस बढ़ गया, इफेक्टिव डिस्टेंस इस केस में, और डिस्टेंस बढ़ गया है तो इसलिए फोर्स घट जाएगा, तो फोर्स जो है एफ डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, एफ से। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है ना, एज है ना आर इफेक्टिव इंक्रीजेज। तो इस तरह का भी सवाल होता है कि जो है कि पॉइंट चार्ज अगर है और आर डिस्टेंस सेपरेटेड है तो फोर्स एफ लग रहा है। अगर वही पॉइंट चार्ज जो है कंडक्टिंग स्फीयर पर दे दिया जाए, सेंटर जहां पॉइंट चार्ज वहीं पर रख दिया गया है ना, और तब बताओ फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो कहेंगे कि घट जाएगा, क्योंकि अब रिपेल करने की वजह से अब सेंटर ऑफ चार्ज इधर शिफ्ट होगा, इसमें इधर शिफ्ट करेगा, आर इफेक्टिव बढ़ गया है, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। तो इस तरह की चीजें, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ है, इसके लिए जो है निकालना डिफिकल्ट होगा। लेकिन हां, अगर यही बहुत दूर लेके चले जाते हैं, अनंत तक, बहुत दूर, तो ये बहुत दूर चला गया तो इसका प्रभाव इस पे नहीं आएगा, इसका प्रभाव इस पे नहीं आएगा, तो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर हो जाता, यह भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर हो जाता, और दोनों पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। तब उस केस में अगर जो है, तो अगर अनंत दूरी पे, बहुत दूरी पे है, तब उस केस में हम जो है हम सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस देखेंगे। लेकिन यहां पे चूंकि रिपेल करेगा तो सेंटर सेंटर डिस्टेंस नहीं देखेंगे, ये इधर शिफ्ट हुआ उधर शिफ्ट हुआ, माने आर इफेक्टिव बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगा। तो हमने बहुत डिटेल से आपको कूलम्ब्स लॉ चर्चा किया। अभी तक जो मैंने बताया आपको थ्योरेटिकली, वो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हालांकि लोग इसको कम चैप्टर, कम क्लासेस में निकाल देते हैं, तो इससे दिक्कत बच्चों को होती है, चीजें ढंग से समझ में नहीं आती हैं। मैंने अभी तक जो बताया कूलम्ब्स लॉ तक, वो बहुत ही फंडामेंटल था, इतना एक एक बात बहुत माइन्यूटली जानने की जरूरत थी। अब जो है चैप्टर पढ़ना बिल्कुल ईजी हो जाएगा और जल्दी भी निकलेगा। तो थ्योरेटिकली कूलम्ब्स लॉ तो कंप्लीट हो गया बाबू आप लोगों का। अब जो थ्योरेटिकली हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने के पहले अभी जो है न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना, उसमें लगभग 5 लेक्चर भी और लेंगे न्यूमेरिकल्स का, है ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे। तो काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ें मैंने बताया, इसको 1 बार 2 बार 3 बार बढ़िया से देखें, है ना, अच्छी जो समझें। ये पूरे जो है बोर्ड भी कवर हो गया, जी मेन आपका नीट एडवांस लेवल तक सारे थ्योरी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, एक एक चीज़ का माइन्यूटली कैसे इसको अप्लाई करते हैं उसके बारे में आप इसको बार बार देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है, पूरे 12th में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका जो है कंसेप्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बाकी सब बहुत ईजियर हो जाएगा, जो है इसी में दम है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।